सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है और हम बायोलॉजी में अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें कि हम 2 चैप्टर न्यूट्रिशन और डाइजेशन को कंप्लीट कर चुके थे। आज के क्लास में हम बायोलॉजी में देखेंगे ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन डिजीज, इससे एग्जाम में वेटेज क्या है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, 1 डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जिसमें आपका सिलेबस में मेंशन हो कि बेसिक साइंस या बायोलॉजी, तो यहां पर आप मान के चलिए कि पूरा एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट का एग्जाम में, ये तीनों में से एसएससी में, रेलवे में, स्टेट एग्जाम में ह्यूमन डिजीज टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि जहां से 1 से 2 क्वेश्चन 100% रहता है। अब यहां पर आएगा कि इससे क्वेश्चन कैसा पूछता है। तो ह्यूमन डिजीज से जो क्वेश्चन बनता है, इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोई भी बीमारी किससे हो रहा है और किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर रहा है। तो आगे चल के हम जानेंगे पूरा इसमें पोर्शन कि आपको क्या क्या इसमें जानना है और एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए हम क्लास का शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन डिजीज, यानी हमारा टॉपिक है मानव रोग। आप ध्यान से समझिएगा, आपको जैसे बताया है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी किसी भी 1 डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, वहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% रहना तय है। अब जानेंगे कि यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। तो आपका ह्यूमन डिजीज जो टॉपिक है मानव रोग, इस टॉपिक को हम 2 क्लास में कवर करेंगे और ये दोनों क्लास आपका इतना कामगार रहेगा कि आप मान के चलिए कि आप किसी भी 1 डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहना है। तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे ह्यूमन डिजीज में कि मानव रोग में कि आपका डिजीज कितना टाइप का है, जो कि आपका बेसिकली एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो आपका बीमारी 2 टाइप का, सबसे फर्स्ट में आपका है कॉन्जेनाइटल डिजीज। सबसे फर्स्ट में कौन सा है, इसका नाम है कॉन्जेनाइटल डिजीज, जिसे हम बोलेंगे जन्मजात रोग। आप समझने का प्रयास करिएगा, आपको सारा पॉइंट क्लियर करते हैं कि है क्या। और सेकेंड हमारा है एक्वायर्ड डिजीज। सेकेंड में हमारा है एक्वायर्ड डिजीज, जिसे हिंदी में बोलेंगे ग्रहित रोग। आप यहां पॉइंट समझिए कि है क्या। जैसे आपको बोले कि ह्यूमन डिजीज जो है मानव रोग टॉपिक, यहां पे आपको समझना है कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या है और एक्वायर्ड डिजीज क्या है। तो यहां पर जो वर्ड दिया हुआ है कॉन्जेनाइटल, इसका मतलब होता है कि वैसा बीमारी जो कि आपका बाई बर्थ, इसका मतलब वैसा डिजीज, वैसा बीमारी जो कि बाई बर्थ, बाई बर्थ कहने का मतलब है कि जन्म से, यानी जन्मजात रोग। यानी कुछ बीमारी ऐसा होता है जो कि आपका बाई बर्थ यानी जन्म से ही, स्टार्टिंग से ही रहता है। जैसे आपको बताएंगे कौन कौन सा होगा, जैसे ब्लू बेरी सिंड्रोम है, लिनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सारा आता है कॉन्जेनाइटल डिजीज में, यानी कि जन्मजात रोग। यानी कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है कि वैसा बीमारी, इसमें समझिएगा, वैसा बीमारी जो कि बाई बर्थ, बाई बर्थ कहने का मतलब है कि वैसा रोग जो कि जन्म से ही हो। जैसे आगे हम चलेंगे एक्वायर्ड डिजीज में, तो यहां हम जानेंगे कि कुछ बीमारी ऐसा होगा जो कि आपका बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होगा, वायरस से होगा, फंगस से होगा। कुछ आपका ऐसा भी होगा जो कि आपका किसी विटामिन का कमी से होगा, किसी मिनरल से होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम सबसे पहला पॉइंट जान रहे हैं कि कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या है, यानी कि जन्मजात रोग क्या होता है। तो वैसा बीमारी जो कि बाई बर्थ यानी कि जन्म से ही किसी को हो, इसे हम बोलेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीज, यानी कि जन्मजात रोग। नेक्स्ट हमारा है एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड का मतलब होता है, आप समझने का प्रयास करिए, एक्वायर्ड का मतलब है ग्रहित रोग, यानी एक्वायर करना। यानी ये बीमारी आपका बाई बर्थ नहीं होगा, इसको हम ग्रहित करेंगे। तो कैसे करेंगे समझिए। ये आपका 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसे हम बोलेंगे गैर संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग। और सेकेंड आपका है कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, इसका मतलब होता है संक्रामक रोग। आप यहां समझने का प्रयास करिए।
आपको बता दें कि ये दोनों में अंतर क्या है। जैसे आपको सबसे पहले बताया कि ह्यूमन डिजीज जो है, इसमें आपको जानना है कि डिजीज कितना टाइप का है। तो बेसिकली जो ह्यूमन डिजीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे फर्स्ट में आपका है कॉन्जेनाइटल डिजीज, यानी कि वैसा बीमारी जो कि बाय बर्थ हो, जन्म से हो। नेक्स्ट हमारा है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड बीमारी का मतलब होता है वैसा बीमारी जो कि आपका बाय बर्थ नहीं है, ये आगे चल करके समय के अनुसार होगा। इसमें हम जानेंगे, पहला हमारा है नॉन कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है ऐसा बीमारी, ऐसा डिजीज जो कि आपका स्प्रेड नहीं होता है, फैलता नहीं है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगा नहीं। इसका मतलब है कि वन पर्सन से अनदर पर्सन में ये जो बीमारी है ये आपका फैलता नहीं है, इसे हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये आपका फैलेगा नहीं। लेकिन कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि ये बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेक्टर के थ्रू फैलेगा। आपको आगे चल के बताएंगे वेक्टर क्या होगा। आपको जब कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे वेक्टर में कि बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, फंगस और वायरस, ये सारा वेक्टर है। यानी कि कुछ बीमारी ऐसा होता है जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है, इसे हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा हमारा है नॉन कम्युनिकेबल, यानी ऐसा बीमारी जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगा, इसे हम बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये आपका आ जाएगा एक्वायर्ड डिजीज में। तब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौन सा बीमारी का, तो कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या है। कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज हम जानेंगे इसके बारे में है क्या। तो इसे हिंदी में बोलेंगे जन्मजात रोग। जन्मजात रोग। आप यहां से समझ रहे होंगे कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी किसी भी पर्सन को बाय बर्थ होगा। यानी ये बीमारी कैसे होगा, तो बाय बर्थ। और दूसरा आपका था एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड क्या होता है, बाय बर्थ नहीं होता, इसे हम एक्वायर्ड करते हैं समय के हिसाब से। हम समझते हैं पहला कॉन्जेनाइटल में आपका क्या क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप यहां समझिएगा। इसमें आपका टोटल कॉन्जेनाइटल डिजीज में टोटल आपको 5 जानना है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वो 5 कौन कौन सा है जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला हमारा है डिजीज का नाम है जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम सबसे पहला बीमारी क्या है, सबसे पहला है ब्लू बेबी सिंड्रोम। हम समझेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में। तो आप सबसे पहला पॉइंट समझिए कि ये जो आपका है कैसा बीमारी है, तो ये आपका कॉन्जेनाइटल है। यानी कि ये बीमारी जन्मजात है। ब्लू बेबी सिंड्रोम कैसा बीमारी है, तो ये बीमारी आपका जन्मजात है, यानी कि बाय बर्थ होगा। और कैसे होता है समझिए, होता क्या है और किससे होता है। इसका कारण है कि नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा होने से। नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा होने से। आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। आपको बता रहे हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम है क्या, इसमें होता क्या है समझिएगा। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट का, आपको जब आगे चल के टॉपिक पढ़ाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहां आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि ह्यूमन हार्ट यानी कि मानव हृदय क्या है। तो बस इतना पॉइंट एक जानिएगा, जो ह्यूमन हार्ट है, ये पूरा ह्यूमन हार्ट को 2 पार्ट में जो डिवाइड करने वाला जो पोर्शन है, इसका नाम है सेप्टम। आप यहां पॉइंट समझिए, ये आपका ह्यूमन हार्ट है। आपका ह्यूमन हार्ट को जो 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं सेप्टम। और जो सेप्टम के इधर साइड आपका प्योर ब्लड फ्लो होता है, और इधर साइड कैसा होगा, तो इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। अब ये होता क्या है बीमारी में समझिएगा। ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये बीमारी नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा होने से होता है। इसमें कहने का मतलब है कि जब भी कोई बच्चा यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला ऐसा पानी का सेवन करती है जिसमें नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा है, आप पॉइंट को समझिएगा। आपको बता रहे हैं कि कोई भी महिला अगर ऐसा पानी का सेवन करे जिसमें कि नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा है, और उस समय महिला प्रेग्नेंट हो, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी होता है, जो बेबी चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसका जो सेप्टम वाला पार्ट है, ये सेप्टम में क्या हो जाता है, इसमें होल हो जाएगा। फिर से आप पॉइंट को समझिए। आपको बता रहे ब्लू बेबी सिंड्रोम एक जन्मजात बीमारी है। इसमें होता क्या है कि अगर कोई महिला जो कि प्रेग्नेंट है, तो जब वो प्रेग्नेंट है तो उस महिला के गर्भ में एक बच्चा होगा, और उस बेबी चाइल्ड का जो सेप्टम है इसमें होल हो जाता है। कैसे होता है, पानी में नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा होने से। अगर जैसे उस बच्चा के पास नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा पहुंचेगा,
उसका जो हार्ट में जो सेप्टम है इसमें होल हो जाएगा। होल होने से होता क्या है कि जो बॉडी में पूरा प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है सेप्टम में होल होने की वजह से पूरा बॉडी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है। और ये कैसे होता है? तो नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा होने से। तो क्या बच्चा में नाइट्रेट का मात्रा कैसे पहुंचेगा? तो जो बच्चा अभी जन्म लेने वाला है और वो जब माँ के गर्भ में है और माँ जब ऐसा पानी का सेवन करे जिसमें नाइट्रेट का मात्रा ज्यादा है, तो बच्चा को जो बीमारी होगा उसे हम बोलेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट से होता है। तो यहां तक क्लियर होगा। सेकेंड हमारा बीमारी है, इसका नाम है लीन-फेल्टर सिंड्रोम। सेकेंड डिजीज क्या है? तो सेकेंड का नाम है लीन-फेल्टर सिंड्रोम। अब आप समझिएगा लीन-फेल्टर सिंड्रोम क्या है। सबसे पहला पॉइंट आप समझने का प्रयास करिए कि जो लीन-फेल्टर सिंड्रोम है ये सिर्फ मेल में होता है, ओनली इन मेल, यानी कि ये बीमारी केवल पुरुषों में होगा। अब ये होता क्या है? आप इससे पहले एक पॉइंट समझने का प्रयास करिए। आपको जैसे आइडिया होगा, अगर हम बात करें पूरा ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम का संख्या कितना है? अगर हम बात करते हैं ह्यूमन में यानी कि मानव में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र, तो पूरा ह्यूमन बॉडी में जो गुणसूत्र का संख्या कितना होता है? तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी में गुणसूत्रों का संख्या होता है 46, यानी कि हम बोलेंगे 23 पेयर। तो मानव शरीर में गुणसूत्रों का संख्या कितना है? तो गुणसूत्र का संख्या है 46, यानी कि 23 पेयर। ये 23 पेयर में से, ये जो 23 पेयर है, ये 23 पेयर में से जो आपका 22 पेयर होता है, इस 22 पेयर को बोलते हैं ऑटोसोम। 22 पेयर को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और जो 23rd पेयर है, जो लास्ट वाला, यहां जैसे लिखे 22 पेयर, जो शुरू का 1 से 22 पेयर तक है, ये कहलाएगा ऑटोसोम। और जो 23rd नंबर का जो पेयर है, इसे हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। आप यहां समझने का प्रयास करिएगा। जैसे आपको बता रहे कि मानव शरीर में गुणसूत्रों का संख्या है टोटल 46, यानी 23 पेयर। ये 23 पेयर में से आपका जो 22 पेयर है इसको बोलेंगे ऑटोसोम, और जो 23rd पेयर है इसे बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। तो आप यहां से समझिएगा कि जो सेक्स क्रोमोसोम है यही डिसाइड करता है कि मेल है कि फीमेल है। अगर मेल होगा तो मेल में आपको याद रखना है XY होता है, और जो फीमेल है तो फीमेल में आपको याद रखना है XX होता है। मेल में क्या होगा? तो मेल में XY और फीमेल में XX। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको बताया कि जो मानव शरीर में टोटल गुणसूत्र का संख्या, जो क्रोमोसोम का संख्या है, टोटल 46 है, यानी कि 23 पेयर है। 23 पेयर में से जो 22 पेयर है इसे बोलेंगे ऑटोसोम, और जो 23rd नंबर का जो पेयर है इसे बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर में टोटल सेक्स क्रोमोसोम का संख्या कितना है? तो आपको याद रखिएगा कि सेक्स क्रोमोसोम का संख्या 2 है, यानी कि 1 पेयर, और ऑटोसोम का संख्या 22 पेयर, यानी कि 44 है। तो टोटल क्रोमोसोम का संख्या हो गया 23 पेयर, यानी कि 46। अब आपको यहां हम बता रहे हैं कि लीन-फेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो यहां हम आपको पॉइंट बताएं कि जो लीन-फेल्टर सिंड्रोम है यह सिर्फ मेल में होता है। तो जब मेल में होता है तो आपको यहां पॉइंट समझना है कि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है ये XY है। आप समझिएगा कि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम क्या है? XY है। अब होता क्या है कि जो लीन-फेल्टर सिंड्रोम में जो 23rd पेयर है, 23rd पेयर में 2 का जगह 3 क्रोमोसोम होगा। आप यहां समझ पा रहे होंगे। आपको पता है कि लीन-फेल्टर सिंड्रोम में 23rd पेयर में 2 का जगह कितना होगा? तो 3 होगा, यानी कि X, Y तो रहेगा ही। अब साथ में यहां पर ऐड क्या हो जाएगा? तो साथ में आपका यहां पर आ जाएगा X। तो यहां से आप समझ रहे XY का मतलब नेचर हो गया मेल का, और आपका XX का मतलब नेचर हो गया फीमेल का। और इसी को जो लीन-फेल्टर सिंड्रोम है, इसी बीमारी का दूसरा नाम है, अदर नेम है, इसे हम बोलते हैं, ये बीमारी 23rd पेयर में होता है। तो 23rd पेयर में 2 का जगह 3 हो गया, इसलिए इसे बोलेंगे 23rd पेयर ट्राइसोमी। 23rd पेयर ट्राइसोमी।
तो आपको पता है लीन-फेल्टर सिंड्रोम, तो लीन-फेल्टर सिंड्रोम को ही बोलते हैं 23rd पेयर ट्राइसोमी। इसमें होता क्या है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है, जो 23वां पेयर है, इसमें आपका 2 का जगह 3 क्रोमोसोम हो जाएगा, यानी मेल का भी नेचर होगा, फीमेल का भी नेचर होगा। और यहां पर जो होता है इसे हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। आप समझिएगा इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर। लेकिन आप समझिए ट्रांसजेंडर में 2 कैटेगरी, एक आपका रहेगा मेल का, एक रहेगा फीमेल का। तो जो आपका लीन-फेल्टर सिंड्रोम है, इसमें आपका जो ट्रांसजेंडर जो आएगा ये किस कैटेगरी में रहेगा, तो आपका मेल वाला कैटेगरी में। इसे हम बोलेंगे लीन-फेल्टर सिंड्रोम, इसे जानते हैं 23rd पेयर ट्राइसोमी। नेक्स्ट हमारा कॉन्जेनिटल डिजीज में है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम समझिएगा यह है क्या। हम जैसे ही बात करें टर्नर सिंड्रोम का, तो आप सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो आपका बीमारी है, जो टर्नर सिंड्रोम है, ये ओनली फीमेल में होता है। ओनली फीमेल यानी केवल महिलाओं में होता है। जैसे आपको बताए थे कि जो लीन-फेल्टर सिंड्रोम है वो सिर्फ मेल में होता है, उसी तरह से टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल में होता है। अब इससे होगा क्या कि जो सेक्स क्रोमोसोम है, यानी कि 23rd पेयर, तो 23rd पेयर में 2 का जगह 1 क्रोमोसोम होगा। आपको पॉइंट क्या बता रहे हैं, जैसे आप देखेंगे लीन-फेल्टर सिंड्रोम, तो लीन-फेल्टर सिंड्रोम में क्या था कि टोटल आपका 2 था, 2 का जगह 3 हो गया, यानी टोटल क्रोमोसोम का संख्या 47। उसी तरह से आपका जो टर्नर सिंड्रोम है, इसमें 23rd पेयर में 2 का जगह 1 क्रोमोसोम होगा, यानी कि होना क्या है, XX होना है, लेकिन यहां पर 2 का जगह सिर्फ 1 होगा, केवल X होगा। इस बीमारी का नाम है 23rd पेयर मोनोसोमी। इसे जानते हैं 23rd पेयर मोनोसोमी के नाम से। इसमें जो नेचर होगा, इसमें जो बीमारी होता है, यहां भी जो होगा ट्रांसजेंडर ही होगा। आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे ट्रांसजेंडर का कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ट्विंस कैसे होता है, आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होता है, ये सारा पोर्शन हम जानेंगे बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन टॉपिक में। देखिए दोनों में अंतर क्या हुआ, एक आपको बताएं लीन-फेल्टर सिंड्रोम में ट्रांसजेंडर, और दूसरा आपको बताया है टर्नर सिंड्रोम में। दोनों में अंतर है कि वहां पर मेल कैटेगरी में है और यहां पर फीमेल कैटेगरी में है। नेक्स्ट हमारा बीमारी है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, तब समझिएगा डाउन सिंड्रोम क्या है। एक आपका डाउन सिंड्रोम है और दूसरा आपका है पटाउ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, ये दोनों में अंतर समझ लीजिए। ये दोनों से क्वेश्चन बनता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे आपको बताएं कि टोटल क्रोमोसोम का संख्या 46 यानी कि 23 पेयर है। तो 23 पेयर में से जो आपका 21st पेयर, जो 21st पेयर है, तो 21st पेयर ट्राइसोमी। 21st पेयर ट्राइसोमी, इसका मतलब कि टोटल 23 पेयर में से जो 21वां पेयर रहेगा उसमें आपका 2 का जगह 3 हो जाएगा, इसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। आपको याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम का मतलब ही है 21st पेयर ट्राइसोमी। इसमें जो होता है, जो नेचर रहेगा, इसमें हो जाता है बौनापन, यानी कि डॉर्फ फेज में। तो आप समझिए कि अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है, आप देखते हैं जैसा बेसिकली कि बहुत ऐसा पर्सन भी दिखेगा जिसका एज बहुत ज्यादा होने के बाद भी, जिसमें हाइट बहुत कम ग्रोथ करता है, बहुत ज्यादा छोटा रहता है। ऐसा क्यों? तो डाउन सिंड्रोम यानी कि 21st पेयर ट्राइसोमी। नेक्स्ट हमारा है पटाउ सिंड्रोम, इसको हम जानते हैं 13th पेयर ट्राइसोमी। 13th पेयर ट्राइसोमी। तो आपको दोनों में याद रखना है, जैसे डाउन सिंड्रोम में 21st पेयर ट्राइसोमी, वैसे ही पटाउ सिंड्रोम में 13th पेयर ट्राइसोमी। इसमें जो नेचर होगा, जो फेस है, जो चेहरा है, इस पर अजीब विकृति आ जाएगा। अजीब विकृति का मतलब समझिए, अब देखते हैं किसी किसी का जो फेस में कहीं लिप्स कटा हुआ रहता है, किसी का नाक जो ऊपर चपटा हुआ रहता है,
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पटाउ सिंड्रोम यानी कि 13th पेयर ट्राइसोमी के कारण। तो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो कॉन्जेनिटल डिजीज है इसमें आपको 5 बताए हैं। सबसे पहला हमारा है ब्लू बेबी सिंड्रोम, दूसरा हमारा लीन फेल्टर सिंड्रोम, थर्ड में हमारा था टर्नर सिंड्रोम, नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम और उसके बाद पटाउ सिंड्रोम। तो ये आपको 500 बताए हैं जो कि हमारा है कॉन्जेनिटल यानी कि जन्मजात रोग। नेक्स्ट है हमारा एक्वायर्ड डिजीज। तब समझिएगा एक्वायर्ड डिजीज के बारे में, इसमें जानना क्या है। तो आपको हम बताएं कि जो एक्वायर्ड डिजीज है यानी ग्रहित रोग, इसे हिंदी में बोलेंगे ग्रहित रोग, यानी ये बीमारी बाई बर्थ नहीं होगा, इसे एक्वायर्ड किया जाएगा। ये आपका 2 टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट में आपका नॉन कम्युनिकेबल, जिसे हम जानते हैं गैर संक्रामक रोग के नाम से। नॉन कम्युनिकेबल यानी गैर संक्रामक रोग। सेकेंड में हमारा है कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल का मतलब होता है संक्रामक रोग। कम्युनिकेबल का मतलब संक्रामक रोग। तो एक एक करके पॉइंट जानेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल क्या है, कम्युनिकेबल क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये है क्या, आप समझिएगा। तो यहां पर आपको नाम से समझ में आ रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि गैर संक्रामक रोग। इसका मतलब होता है कि वैसा बीमारी जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता है, वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होता है। और समझेंगे एक एक करके किसमें एग्जांपल क्या है। जैसे आपको पहले बता नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जो सबसे पहला आपका पॉइंट रहेगा ये हमारा है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज, और समझेंगे डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में। तो डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब होता है कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण, समझिएगा, डेफिशिएंसी का मतलब है किसी भी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व के कमी के कारण। अब यह समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं एक्वायर्ड डिजीज, तो आपका एक्वायर्ड में सबसे पहला था नॉन कम्युनिकेबल और दूसरा हमारा कम्युनिकेबल। तो नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है कि जो ऐसा बीमारी जो कि आपका एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगा। अब यहां पर आपका सबसे पहला डेफिशिएंसी डिजीज यानी किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण। अब आप यहां एग्जांपल से समझिए, यहां को समझा रहे हैं कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण अगर किसी एक आदमी को विटामिन ए का कमी है, अगर वो दूसरे आदमी के साथ कांटेक्ट में रह रहा है, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जो बीमारी उसको रहेगा वही बीमारी इसको भी होगा? ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होगा। अब एग्जांपल समझिए, मान लो कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, यहां समझिएगा, मान लीजिए कि कोई ए नाम का आदमी है और ये ए नाम का आदमी में विटामिन डी का कमी हुआ। अब ये विटामिन डी के कमी से इसको जो बीमारी हुआ इसका है रिकेट्स। आप यहां समझिए, जैसे ए नाम का आदमी है, इसमें विटामिन डी का कमी हुआ, तो विटामिन डी का कमी होने से इसको जो बीमारी होगा रिकेट्स। अब ये बी नाम के आदमी के साथ हमेशा कांटेक्ट में रह रहा है और ये आदमी में विटामिन डी का कमी नहीं है, विटामिन डी का कमी नहीं है। तो आप हमको ये बताइएगा कि क्या अगर ये आदमी कितना भी कांटेक्ट में रहेगा तो क्या इसका विटामिन डी का जो कमी से रिकेट्स हुआ है इसको हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ये भी मान लीजिए कि जो बी में आयरन का कमी है, तो आयरन का कमी से इसको जो बीमारी होगा एनीमिया रोग, आयरन का कमी से इसको बीमारी हुआ एनीमिया। अब ये ए के साथ कांटेक्ट में है तो क्या कभी ए को एनीमिया होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इसमें आयरन का मात्रा भरपूर है। तो आप यहां समझने का प्रयास करिए, आपको समझा क्या रहे हैं। आपका सबसे पहला जो डेफिशिएंसी डिजीज में है क्या कि मान लो कि कोई दो आदमी है,
तो दो आदमी में से एक आदमी में कुछ न्यूट्रिएंट से कमी है, यहां बोले डेफिशिएंसी यानी कि कमी के कारण रोग, यानी किसी भी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब कोई भी पोषक तत्व, यानी किसी भी पोषक तत्वों के कमी के कारण। सिंपल भाषा में समझिए ना कि अगर दो आदमी है, अगर दो आदमी में से एक आदमी को कोई भी चीज का कमी है, मान लो कि आयरन का कमी है, तो आयरन का कमी से उसको बीमारी होगा, एनीमिया होगा। अब ये किसी तीसरा पर्सन के साथ कितना भी कांटेक्ट में रहेगा ना, कितना भी कांटेक्ट में रहे, तो ये बीमारी सिर्फ इसको हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा पर्सन में भी आयरन का कमी हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर वो भरपूर मात्रा में आयरन उसके बॉडी में है तो उसको एनीमिया कभी नहीं हो सकता है। जैसे इसमें विटामिन डी का कमी से रिकेट्स है, तो जब इसमें विटामिन डी का कमी से रिकेट्स हुआ है और ये किसी थर्ड पर्सन के कांटेक्ट में कितना भी रहे, तो उस थर्ड पर्सन को रिकेट्स कभी नहीं होगा, क्योंकि जो डेफिशिएंसी डिजीज है ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। आप यहां पर समझिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक आपको क्वेश्चन बताते हैं। Which of the following is a non-communicable disease? Which of the following is a non-communicable disease? क्वेश्चन कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन सा गैर संक्रामक रोग है। अब यहां पर ऑप्शन देगा, आप ऑप्शन में समझिएगा। सबसे पहले आपको दे दिया एड्स, सेकंड आपको देगा डेंगू, मलेरिया और नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रेपॉन्थी। अब आप यहां समझने का प्रयास करिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है, तो आपको हम बताएं कि नॉन कम्युनिकेबल में सबसे पहला कैटेगरी आपको बताएं डेफिशिएंसी, यानी किसी भी कमी के कारण, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, यानी आपको जितना भी विटामिन है, जितना भी मिनरल्स है और जो प्रोटीन है, फैट और कार्बोहाइड्रेट, अगर ये सब का कमी के कारण अगर कोई बीमारी हो रहा है, आप यहां पॉइंट समझिए। अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण अगर कोई बीमारी दिया हुआ है, तो आपको समझना है कि यह बीमारी कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अगर किसी में प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन का कमी के कारण अगर किसी व्यक्ति में क्वाशियोरकर मरासमस बीमारी हुआ है, कैकेक्सिया हुआ है, तो दूसरा पर्सन में ट्रांसफर कभी नहीं होगा। तो आपको याद रखना कि जो न्यूट्रिएंट्स ऐसा कमी के कारण जो बीमारी होता है वो आपका हमेशा नॉन कम्युनिकेबल रहेगा। तो यहाँ आप देख रहे हो नाइट ब्लाइंडनेस, और आपको पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये आपका विटामिन ए का कमी से होता है, यानी कि ये बीमारी कभी फैलेगा नहीं, तो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा। तो उम्मीद करते आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में तो सबसे पहला कैटेगरी बता डेफिशिएंसी, ये क्लियर हुआ होगा। तो डेफिशिएंसी के बाद हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है एलर्जिक डिजीज। एलर्जिक डिजीज आप यहां समझिए, एलर्जिक डिजीज में क्या होता है। एलर्जिक डिजीज का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज से, किसी एक पर्टिकुलर चीज से किसी को एलर्जी होना। आपको पॉइंट क्या बता रहे हैं कि एलर्जिक डिजीज का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज से, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज। मान लो कि हमको अगर लहसुन से एलर्जी है, मान के चलिए कि अगर हम लहसुन खाते हैं तो हमको लहसुन खाने से हमारा जो पैर हाथ में फुंसी हो जा रहा है। सिंपल भाषा में मानिए कि अगर हमको कोई बीमारी है, एलर्जी है किसी चीज से, अगर हम किसी के साथ कितना भी कांटेक्ट में रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि लहसुन से एलर्जी हमको होने के कारण हमको स्किन डिजीज हो रहा है तो दूसरा पर्सन को भी लहसुन के कारण स्किन डिजीज होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि जो एलर्जिक डिजीज है ये कभी भी एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अब एग्जाम्पल वही समझा रहे हैं कि कोई XYZ नाम का आदमी है। अब ये XYZ नाम का आदमी को अगर डस्ट से प्रॉब्लम है, यानी धूल से प्रॉब्लम है, होता है ना कि जैसे भी कोई आदमी धूल में जाता है उसको स्नीजिंग हो जाएगा, खांसी हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। अगर ये आदमी किसी दूसरा आदमी कांटेक्ट में, PQR के कांटेक्ट में है, तो क्या इसको अगर डस्ट से प्रॉब्लम के कारण बीमारी हो रहा है तो इसको भी ये बीमारी ट्रांसफर होगा?
तब तो याद रखना ये बीमारी कभी भी इसमें ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एलर्जिक डिजीज जो है ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा है जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज का मतलब होता है आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग, जेनेटिक डिजीज का मतलब है आनुवंशिक रोग। ये जो बीमारी है जेनेटिक डिजीज, ये भी आपका नॉन कम्युनिकेबल होता है, क्योंकि आनुवंशिक रोग का मतलब है कि उसका वंश परंपरा के अनुसार जो बीमारी चलते आ रहा है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये जो बीमारी है अगर किसी पर्सन को है तो यानी कि वो उसका जेनेटिक डिजीज है, आनुवंशिक रोग है, ये बीमारी कभी ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें आपका दो बीमारी आता है, समझिएगा। एक आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस में पॉइंट समझिए, ये बीमारी किससे रिलेटेड है? तो आई से रिलेटेड है, आंख से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है, कुछ पर्टिकुलर कलर जो है, रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, देखने में कंफ्यूजन होता है, दिखाई नहीं देता है। ये कलर ब्लाइंडनेस कैसा बीमारी है? तो ये आपका जेनेटिक बीमारी है। एक पॉइंट और समझिएगा, इस बीमारी का इलाज पॉसिबल नहीं है। जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये बीमारी का इलाज पॉसिबल नहीं है। बस यहां पॉइंट समझिए। आपको जैसे हम बता रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस, ये आपका आंख से रिलेटेड है। होता क्या है कि आपका ह्यूमन आई में एक सेल होता है, कौन सेल। ह्यूमन आई में दो टाइप का सेल होगा, आप पढ़िएगा तो जैसे आपको विटामिन में पढ़ा है कि दो टाइप का सेल होता है, एक होता है रॉड सेल, दूसरा होता है कौन सेल। तो रॉड सेल में खराबी के कारण यानी विटामिन ए की कमी के कारण, और रॉड सेल में कमी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, तो कौन सेल में कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो कलर ब्लाइंडनेस। अगर कौन सेल में कमी हुआ तो कौन सेल में कमी, इसका मतलब कलर ब्लाइंडनेस, और ये बीमारी आपका जेनेटिक होता है, इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। और ऐसा नहीं कि अगर किसी एक पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है तो दूसरा पर्सन को भी कलर ब्लाइंडनेस से कांटेक्ट में रहने से, ऐसा कभी नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है जेनेटिक में हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, आप समझिए हीमोफीलिया क्या होता है। आपको आइडिया होगा हीमोफीलिया के बारे में कि हीमोफीलिया के कारण ही जो ब्लड क्लॉटिंग है, हीमोफीलिया के कारण जो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। हीमोफीलिया के कारण ही ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, और हीमोफीलिया को ही बोलते हैं रॉयल डिजीज। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो हीमोफीलिया है ये आपका जेनेटिक है, और इसे हम बोलते हैं रॉयल डिजीज यानी शाही रोग। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रॉयल डिजीज यानी शाही रोग के नाम से कौन सा बीमारी को जानते हैं? तो शाही रोग के नाम से जानते हैं हीमोफीलिया को। और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? आपको यह भी डेट याद रखना है, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। तो ये आपको बता रहे हैं जेनेटिक में क्या क्या, जेनेटिक डिजीज में क्या क्या रहेगा। ये बीमारी भी नॉन कम्युनिकेबल में आता है। नेक्स्ट हमारा है डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीज, समझिएगा आपको बता रहे हैं डीजेनरेटिव डिजीज। इसमें क्या होता है समझिए, एक था आपका जेनेटिक डिजीज आनुवंशिक रोग, ये हमारा है डीजेनरेटिव डिजीज। इसमें होता है कि किसी भी हार्मोन या किसी भी ग्लैंड में कुछ कमी या खराबी के कारण जो बीमारी होता है वो आपका कहलाएगा डीजेनरेटिव डिजीज। किसी भी हार्मोन की कमी, किसी भी हार्मोन का कमी या किसी ग्लैंड में खराबी, किसी ग्लैंड में खराबी। आप यहां पॉइंट समझिए, अगर मान लो कि किसी एक पर्सन में कुछ हार्मोन का कमी हो गया, मान के चलिए जैसे आपको पता होगा एक बीमारी होता है डायबिटीज मेलाइटस,
डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम कॉमन भाषा में जानते हैं कौन सा बीमारी के नाम से? इस बीमारी का नाम है शुगर बीमारी। आप सुनते हैं ना कि शुगर बीमारी हुआ है, तो शुगर का मतलब ही है डायबिटीज मेलाइटस। इसमें होता क्या है समझिए, आपको जैसे आइडिया होगा कि अगर बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा हो जाए, अगर बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा ज्यादा, तो ग्लूकोज ज्यादा कैसे होता है पहले समझिए। ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? तो ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा सेवन किए, यानी कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज्यादा हुआ, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा यानी ग्लूकोज ज्यादा, और ग्लूकोज ज्यादा इसका मतलब शुगर ज्यादा। तो यहां पर ग्लूकोज ज्यादा होने का मतलब है कि शुगर ज्यादा हो रहा है, तो यहां से बीमारी जो होता है शुगर। अब यहां से मुझे होता क्या है कि आपका बॉडी में जो ग्लूकोज है ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। आप यहां पॉइंट समझिए, आपको बता रहे कि जो बॉडी में ग्लूकोज है ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। अब इसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो ग्लूकोज है, इसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, जैसे होता क्या है, आप पढ़े होंगे न्यूट्रिशन टॉपिक, आपको जब हम पढ़ाए थे कार्बोहाइड्रेट, या आपको जब टॉपिक पढ़ाए थे डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पे सारा पॉइंट बताते कैसे डाइजेशन होता है। और फिर से समझिएगा, अगर आप कार्बोहाइड्रेट का बहुत अधिक सेवन कर लिए, यानी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसमें होता है? ग्लूकोज में होगा। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा यानी कि बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा। तो हम जैसे समझिएगा कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है, तो ये ग्लूकोज जो है इसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। अब होता क्या है, क्योंकि आपको आइडिया है, पता होगा कि जो एनिमल में, एनिमल यानी कि ह्यूमन समझिए, ह्यूमन में फूड जो स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? तो आपको याद रखना है, एनिमल यानी ह्यूमन में फूड स्टोर ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। आप यहां पॉइंट समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ खा लिए हैं, ग्लूकोज खा लिए, तो ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगर यही आपसे पूछा जाए कि प्लांट में जो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में। जो फूड है यानी जो खाना है, फूड है, वो प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जैसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो बॉडी में आपका जो ग्लूकोज का मात्रा अधिक है, यही ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और तभी आपको फूड स्टोर होगा। अब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है लीवर, और जो लीवर है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। आप यहां पॉइंट समझिए कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है लीवर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन आपको बताया था कि लीवर जो है ऐसे फ्री में कोई भी काम नहीं करता है। जब भी ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, तब ये मांगेगा क्या? इसका डिमांड होगा कि इसको चाहिए इंसुलिन। अगर इसे इंसुलिन नहीं मिलेगा तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर बॉडी में इंसुलिन का कमी हुआ, समझिए पॉइंट को, आपको बता रहे कि अगर बॉडी में इंसुलिन का कमी हुआ, तो इंसुलिन का कमी होने के कारण लीवर के पास इंसुलिन जाएगा नहीं, और जब लीवर के पास इंसुलिन जाएगा नहीं तो बॉडी में जो है ग्लूकोज, उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं करेगा, और जैसे ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हुआ, और यहां से बीमारी होता है, शुगर होता है, जिसे हम जानते हैं डायबिटीज मेलाइटस। कौन सा बीमारी है? तो डायबिटीज मेलाइटस। तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि डायबिटीज मेलाइटस क्या है। तब ये बताइए, अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में अगर इंसुलिन का कमी होगा, यानी उसको अगर शुगर हुआ है, तो क्या अगर वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में रहेगा, तो क्या ये बीमारी कभी ट्रांसफर हो सकता है? तो आपको समझना है कि ये बीमारी ट्रांसफर नहीं होता है। तो आपका डायबिटीज मेलाइटस, आपका शुगर होता है किससे कमी से? तो आपको याद रखना है इंसुलिन के कमी से, इंसुलिन का कमी के कारण। आप एक पॉइंट और याद रखना है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है। आप ये डेट याद रखिएगा,
14 नवंबर यानी कि 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है। डायबिटीज से एक और बीमारी आता है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। समझिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस, ये जो बीमारी है इसमें होता क्या है कि बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है। बॉडी से जो वाटर लॉस है ये बहुत ज्यादा होता है। किस माध्यम से? तो यूरिनेशन के माध्यम से। यानी कि जिसको भी डायबिटीज इंसिपिडस होगा उसको यूरिनेशन यानी कि बार बार उसको यूरिन जाना होगा, बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो ये किस कारण से होता है? आपको समझना है एडीएच, इसे हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आपसे पूछता है कि एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के कारण कौन सा बीमारी है? तो डायबिटीज इंसिपिडस। और इंसुलिन के कारण डायबिटीज मेलाइटस। तो आप यह कंफ्यूज नहीं करिएगा कि डायबिटीज इंसिपिडस अलग है और डायबिटीज मेलाइटस अलग है। ये आपको पता है डिजेनरेटिव डिजीज। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट है नॉन कम्युनिकेबल में कैंसर। कैंसर इसे हम बोलते हैं कर्क रोग। कैंसर यानी कि कर्क रोग। तो आप सबसे पहले ये समझिएगा जो कैंसर है, कैंसर का स्टडी कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर का स्टडी क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि स्टडी ऑफ कैंसर, तो ऑन्कोलॉजी। कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, कैंसर डे 4 फरवरी। चाइल्ड कैंसर डे, तो चाइल्ड कैंसर डे भी आप याद रखिएगा 15 फरवरी। और नेक्स्ट हमारा है कैंसर अवेयरनेस डे। कैंसर अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है? तो नवंबर 7 नवंबर को। तब वो कैंसर में बता रहे हैं कि जो कैंसर है ऐसा नहीं है कि कैंसर ट्रांसफर होगा एक दूसरे से कभी भी, क्योंकि कैंसर जो है पर्टिकुलर होता कैसे है, तो आपको ये पॉइंट समझना है। आप यहां इस पॉइंट को याद रखिए कि कैंसर कभी भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस से नहीं होता है। ये होता कैसे है? तो बॉडी पार्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर सेल या टिश्यू, आप यहां पॉइंट समझिए, बॉडी पार्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर सेल या टिश्यू में इरेगुलर ग्रोथ के कारण, इरेगुलर ग्रोथ के कारण, तो आप यहां पॉइंट समझिए। जैसे वो कैंसर बताएं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कैंसर कैसे होता है? वायरस से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, फंगस से। तो आपको याद रखना है कैंसर जो है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस से नहीं होता है। ये बॉडी पार्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर सेल या टिश्यू में इरेगुलर ग्रोथ के कारण ही कैंसर होता है। कैंसर का स्टडी ऑन्कोलॉजी। कैंसर डे 4 फरवरी, चाइल्ड कैंसर डे 15 फरवरी और कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर। तो हम बात करते हैं कैंसर कैसा डिजीज है, तो आपको पता चला कैंसर जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कैंसर कैसा है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। अब आगे समझते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट के बारे में, कि जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट हमारा है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में समझिएगा, ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, इसे बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी। जो सेकेंड स्टेज है इसको जानते हैं बायोप्सी। सेकेंड स्टेज इसका नाम है बायोप्सी। और जो थर्ड स्टेज है इसका नाम है रेडियो थेरेपी। आप ये पॉइंट समझिएगा। आपको जैसे बता रहे हैं कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, खासकर हमको वो पॉइंट जानना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका सबसे पहला स्टेज है कीमोथेरेपी, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में कि कैंसर का ट्रीटमेंट को सीक्वेंस वाइज अरेंज करिए स्टेज को। तो पहला आपका कीमोथेरेपी, सेकेंड है बायोप्सी और थर्ड में रेडियोथेरेपी। तो हम जैसे बात करते हैं कीमोथेरेपी में,
तो कीमोथेरेपी में केमिकल का प्रयोग किया जाता है, मेडिसिन का। आपको दोनों का नाम याद रखना है मेडिसिन में, एक का नाम है टैक्सोल और दूसरा का नाम है सिस्प्लास्टिन। एक का नाम है टैक्सोल और दूसरा का नाम है सिस्प्लास्टिन। तो ये आपका प्रयोग हुआ कीमोथेरेपी। तो आपसे एग्जाम में ये दोनों का नाम पूछता है कि कीमोथेरेपी में किस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, तो टैक्सोल और सिस्प्लास्टिन। और ये जो मेडिसिन है इतना पावरफुल होता है कि बॉडी में जो हेयर है उसको सारा रिमूव कर देगा, हटा देगा। सेकेंड स्टेज हमारा होता है बायोप्सी। इसमें होता क्या है कि सर्जरी के माध्यम से, यानी ऑपरेशन के माध्यम से, सर्जरी यानी कि ऑपरेशन के माध्यम से, सर्जरी के थ्रू जो सेल या टिश्यू है, कौन सा सेल टिश्यू, तो जिसका इरेगुलर ग्रोथ हुआ है को रिमूव करना। आप समझिएगा, जैसे आपको बता रहे हैं कि जो सेकेंड स्टेज है इसमें होता है कि सर्जरी के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू सेल या टिश्यू को रिमूव करना। और ये जो सेकेंड स्टेज है इसी को सबसे खतरनाक स्टेज माना जाता है, सबसे डेंजरस स्टेज। ऐसा इसीलिए क्योंकि सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान जब सेल या टिश्यू को जब रिमूव किया जाता है ना, तो होगा क्या कि अगर ऑपरेशन के दौरान जैसे ही रिमूव किया जाएगा, अगर इसमें कुछ भी पार्ट अगर बच गया बाय मिस्टेक सर्जरी के दौरान, तो जितना स्पीड से कैंसर पहले हुआ था उसका 10 से 20 गुना अधिक स्पीड से सेकंड में आपका होना शुरू होगा। यानी कि आपका सेकंड स्टेज जो बायोप्सी स्टेज है सबसे खतरनाक स्टेज माना जाता है कैंसर का। नेक्स्ट हमारा है बायोप्सी के बाद रेडियोथेरेपी। आप रेडियोथेरेपी में याद रखिएगा, तीन आपके पास रे है, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। तो कैंसर का प्रयोग में आपको याद रखना है कि कैंसर का इलाज के लिए गामा रे का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि गामा रे में मैक्सिमम पेनिट्रिंग पावर होता है, मैक्सिमम पेनिट्रिंग पावर। पेनिट्रिंग पावर का मतलब होता है वेधन क्षमता। आप समझिएगा, पेनिट्रिंग पावर का मतलब है वेधन क्षमता। जैसे सपोज करिए कि तीन रे अल्फा बीटा गामा, अब यहां से गामा रे आएगा तो इसको पार करके निकल जाएगा। तो पेनिट्रिंग पावर का मतलब है कि उसको पार करके आगे निकल जाना। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रिंग पावर किसमें होता है? गामा रे में होता है। तब इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये आपको पता है कैंसर का ट्रीटमेंट। अब हम जानेंगे कुछ आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इस आप समझिए। इसमें आपको जो नोट बना के जो बता रहे हैं पॉइंट, इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट है कि कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि कैंसर के इलाज में कौन सा आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। और कैंसर के इलाज में ही कौन सा नोबेल गैस? तो रेडॉन गैस। आपको दोनों पॉइंट याद रखना है कि कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 आइसोटोप और रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो थायराइड ग्लैंड के लिए I-131 यानी कि आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बॉडी में ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि बॉडी में ट्यूमर का पता लगाने के लिए कौन सा आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। C14 कार्बन 14 का प्रयोग रेडियो डेटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ब्लड कैंसर। आप नाम सुने होंगे ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का मतलब इसका ही नाम है ल्यूकेमिया। आप यहां पॉइंट समझिए। आप जब ब्लड टॉपिक पढ़िएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, वहां आपको बताएंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी का ज्यादा होने से ल्यूकेमिया और डब्ल्यूबीसी का कमी से ल्यूकोपेनिया। तो आपको दोनों याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा तो ल्यूकेमिया और डब्ल्यूबीसी कम होगा तो ल्यूकोपेनिया। तो जो ल्यूकेमिया है इसे ही बोलते हैं ब्लड कैंसर, यानी कि ब्लड कैंसर डब्ल्यूबीसी ज्यादा होने से ल्यूकेमिया। इसका इलाज के लिए कौन सा आइसोटोप का प्रयोग करते हैं? तो इसका इलाज के लिए फास्फोरस 23 का प्रयोग किया जाता है। तो यहां तक आपको बता रहे हैं ह्यूमन डिजीज में कि आपका कॉन्जेनिटल डिजीज क्या है और एक्वायर्ड क्या है। एक्वायर्ड में आपको पता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब हमारा बच जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज। उसमें हम जानेंगे कि बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है और किस बैक्टीरिया से होता है। उसी तरह से प्रोटोजुआ, फंगी और वायरस, यानी कम्युनिकेबल डिजीज में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी, प्रोटोजुआ से और फंगस से होने वाली बीमारी को जानेंगे और कौन सा बॉडी पार्ट को असर करता है ये जानेंगे। तब अगले क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि कौन सा बीमारी किसको असर करता है।
और किससे होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में ह्यूमन डिजीज का पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।